हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। कल हमने 2016 का साइंस का सैंपल 1 डाला था। आपको उससे कुछ मदद मिली होगी, इसलिए उसी सीरीज़ में आज हम 2016 का ही सेट ए का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में वैसे ही इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, देखिए 2.5 घंटे का अपना पेपर होता है। 3 पेज पर हमारी ऐसे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे आपको। कल वाली वीडियो में भी बताया था कि भाई इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करना है। इस तरह से हमारे ये इंस्ट्रक्शन लिखी हैं। पहले सेक्शन ए भौतिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत विभव ज्ञात करता है। हमें क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आंसर गलत हो सकता है। विद्युत विभव ज्ञात करता है, हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन हैं। ए विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा, दूसरा है विद्युत क्षेत्र की दिशा, तीसरा है विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत विभव होता है वो विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा बताता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है, यदि आपके पास एक समान मान के 3 प्रतिरोधक हैं तो इन प्रतिरोधकों को आप कितने प्रकार के निकायों में संयोजित कर सकते हैं। 3 प्रतिरोध हैं तो हम तीनों को श्रेणी क्रम में भी लगा सकते हैं। एक प्रकार तो ये हो गया। दूसरा प्रकार, हम तीनों को पार्श्व क्रम में भी लगा सकते हैं। तीसरा प्रकार, 2 प्रतिरोधकों को पार्श्व में और तीसरे को श्रेणी क्रम में लगा सकते हैं। चौथा जो प्रकार है उसमें 2 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में और एक को पार्श्व क्रम में लगा सकते हैं। इस तरह से हम इसके 4 प्रकार से हम इन 3 प्रतिरोधकों को संयोजित कर सकते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है 4। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अब रिक्त स्थान भरिए। प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन का कुल मान अधिकतम प्रतिरोधक से अधिक होता है। अभी हमने पढ़ा था कि जो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों को जोड़ देते हैं, उनका कुल जोड़ कर देते हैं, तो उनका जो कुल जोड़ होता है वो एक प्रतिरोधक से ज़्यादा ही आएगा। तो इसलिए इसका आंसर अधिक होगा। जल की गुणवत्ता की जांच उसकी पीएच मान को माप कर की जा सकती है। पीएच मापेंगे, हमारा जल का जो पीएच होता है, पीएच होना चाहिए वो 7 होना चाहिए, 7। तो पीएच माप कर हम जल की गुणवत्ता माप सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा पीएच। अगला क्वेश्चन है, उस रसायन का नाम बताइए जिसे वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में गिरावट आने का मुख्य कारक माना जाता है। इसका मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मुख्य कारक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कुछ जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। ये यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की बात की गई है। कुछ पौधे तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते ही हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ शैवाल हैं, वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में
बनाते हैं। तो यहाँ आंसर आएगा क्लोरोफिल। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ऐसे दो तरीकों का वर्णन कीजिए जिनकी सहायता से एक विद्युत चुंबक की शक्ति को बढ़ाया जा सके। तो इसमें दो तरीके हैं। एक तो विद्युत धारा का मान बढ़ाकर, अगर हम विद्युत धारा का मान बढ़ा देते हैं तो चुंबक की शक्ति भी बढ़ जाती है। दूसरा है कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर, अगर हम तारों की संख्या कुंडली में बढ़ा देते हैं तो उससे भी चुंबकत्व की शक्ति बढ़ जाती है, चुंबक की शक्ति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत पथ के अतिभारण तथा लघुपथन से आपका क्या अभिप्राय है। यहाँ अतिभारण और लघुपथन के बारे में पूछा गया है। लघुपथन शॉर्ट सर्किट होता है जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत तार है जिसका धनात्मक तार होता है और उदासीन तार जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ये जब सीधे संपर्क में आ जाते हैं तब प्रतिरोध कम हो जाता है और विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। और जब विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है तो तार गर्म हो जाते हैं और उसके ऊपर का जो विद्युत रोधित आवरण होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। और ये तब भी होता है जब किसी उपकरण में कोई दोष हो। तो इससे जब आपस में तार स्पर्श करते हैं, संपर्क में आते हैं, तो तारों में चिंगारी उत्पन्न हो जाती है और आग भी लग सकती है और इससे लघुपथन हो जाता है। अब अतिभारण है। अतिभारण कल वाले सैंपल पेपर में भी था, कैसे कम करेंगे। आज है अतिभारण, जब किसी विद्युत परिपथ में उसकी क्षमता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक ही सॉकेट से बहुत सारे उपकरण चलाने से होता है। यानी कि एक सॉकेट से हम बहुत सारे साधित्र चला देते हैं तो ओवरलोड हो जाता है और दूसरा कारण इसका वोल्टेज अधिक होने के कारण भी होता है। इससे भी तार गर्म हो जाते हैं और आग लगने और उपकरण खराब होने का खतरा बना रहता है। यानी कि लघुपथन और अतिभारण साथ साथ एक जैसे ही, मतलब एक दूसरे के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव आवर्धन से आपका क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। जैव आवर्धन हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं और उस आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हुए हमारे शरीर में चले जाते हैं। यह प्रत्येक पोषक स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं। यानी कि पौधों से शाकाहारी जो खाते हैं और शाकाहारी को जो खाएंगे मांसाहारी, उनमें रसायन चले जाते हैं। और सबसे ऊपर जो है मनुष्य पोषक स्तर में सबसे ऊपर है, इसलिए सबसे ज़्यादा रसायन मनुष्य के शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं और रसायनों का इकट्ठा होना ही जैव आवर्धन कहलाता है। इसमें किसान हैं, खेतों में पीड़कनाशी खरपतवारनाशी छिड़कते हैं जो कि पानी द्वारा मिट्टी में, नदियों में चला जाता है और हम जो फल, सब्जियां, अनाज खाते हैं उनमें भी ये प्रवेश कर जाता है। उनको कितना ही हम धोने के बाद भी ये रसायन उसके अंदर से नहीं निकलते और हमें पता भी नहीं चलता और ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और ये जैव अनिम्नीकरणीय होता है, यानी ये नष्ट नहीं होते। एक स्तर से एक जीव से दूसरे जीव में चला जाता है, यानी एक आहार श्रृंखला में जो जीव जिसको खाता है उसके शरीर से दूसरे शरीर में ऐसे चला जाता है। तो इसको हम जैव आवर्धन कहते हैं। अब हमारा रसायन विज्ञान सेक्शन भी
शुरू हो गया है। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, एल्डिहाइड में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है? एल्डिहाइड का जो प्रकार्यात्मक समूह है वो CHO है। थर्ड ऑप्शन है राइट आंसर। ए पे जो है OH है, OH एल्कोहल का होता है। बी वाला C द्विआबंध O है, ये कीटोन का होता है। डी जो है C डबल बॉन्ड COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। तो एल्डिहाइड का जो प्रकार्यात्मक समूह है वो C है, CHO, C ऑप्शन है। प्रोपेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? प्रोपेन में 10 सहसंयोजक आबंध हैं, ऑप्शन डी है। इसको यहाँ समझाया गया है। प्रोपेन का सहसंयोजक आबंध ज्ञात करने के लिए हम इसका संरचनात्मक सूत्र बना लेंगे। प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन हो गए और इस तरह से हमने इसका संरचनात्मक सूत्र लिख लिया। तो ये हम इसमें गिन भी सकते हैं। सी पहले जो सी है उसके चारों तरफ 4 आबंध हो गए, दूसरे सी के फिर 3 हो गए 7, फिर जो लास्ट है तीसरा है उसमें 3 हो गए H के जो है आबंध हैं C और H के बीच में। तो टोटल हमारे 10 आबंध सहसंयोजी आबंध हैं प्रोपेन के अंदर। तो हम किसी भी अल्केन में, किसी भी उस अल्कीन में कुछ निकालना हो तो हमें उसे इसका संरचनात्मक सूत्र लिखना है और फिर इसके ऐसे आबंध गिन लेने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इथाइन का सूत्र पर इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बतानी है। इथाइन जो है एल्काइन है। इथाइन में 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन है CN, इसका फार्मूला है CnH2n -2। N का मतलब है कार्बन की संख्या, यानी C2 हैं तो C2 और 2 दूनी 4 और -2 C2H2। और इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में एक त्रिआबंध है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना देखिए। कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी तो कार्बन के साथ की है आपस में, और एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हाइड्रोजन के साथ की है। इस तरह से ये इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना ऐसे दिखाई देगी। इस तरह से करना है। ये देखिए अच्छे से, ये 3 C और C के बीच में 3 आबंध हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 12वां क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं? इस श्रेणी के प्रथम 4 सदस्यों के नाम व संरचना सूत्र लिखिए। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक प्रकार्यात्मक समूह COOH लगा होता है उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। प्रथम 4 सदस्यों के नाम के लिए हम ये देखिए, प्रथम 4 सदस्य हैं, यानी जिसमें 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है। जो 1 कार्बन है, जिसमें 1 कार्बन है उसका नाम है मेथेनोइक अम्ल। 2 कार्बन वाले का नाम है एथेनोइक अम्ल। 3 कार्बन वाले का है प्रोपेनोइक अम्ल और 4 कार्बन वाले का नाम है ब्यूटेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का जो सूत्र है HCOOH है। ध्यान से देखिए HCOOH। एथेनोइक अम्ल का है फार्मूला CH3COOH। ये साथ में इनके संरचनात्मक सूत्र भी लिखे हुए हैं। तीसरा 3 कार्बन वाला जो है वो है प्रोपेनोइक अम्ल CH3CH2COOH। 4 कार्बन वाला है
ब्यूटेनोइक अम्ल CH3 CH2 CH2 COOH, ये इसकी संरचनात्मक सूत्र लिखा है, ध्यान से देखिए। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों की परिभाषा दीजिए, दोनों का एक एक उदाहरण दीजिए। संतृप्त यौगिक जो होते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एक कलाबंध हो, उन्हें संतृप्त यौगिक कहते हैं। जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इन सब में कार्बन कार्बन के बीच में एक आबंध है, इसलिए इनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त यौगिक ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच 2 या 3 आबंध हों, उन्हें असंतृप्त यौगिक कहते हैं। जैसे एथीन है, एथीन में कार्बन कार्बन के बीच में 2 आबंध होते हैं, इसलिए एथीन है। और एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच में 3 आबंध होते हैं। अभी हम एथाइन का संरचनात्मक सूत्र और इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में की थी। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के यौगिकों की विशाल संख्या का कारण बताइए। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए ये कार्बन जो है बहुत से यौगिक बनाता है। इसका जो है पहला श्रृंखलन है गुण, जिसके कारण ये बहुत से यौगिक बनाता है। श्रृंखलन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। कार्बन कार्बन बना के चेन बना लेता है, श्रृंखला, इसलिए इसको श्रृंखलन बोला गया है। और इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन के यौगिक बनते हैं। दूसरा कारण है चतुसंयोजकता, यानी कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसमें कार्बन अन्य परमाणुओं के साथ, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, इनके साथ भी आबंध बनाने की क्षमता होती है। इससे भी कार्बन के जो यौगिक हैं बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसलिए जो कार्बन के यौगिक हैं वो विशाल संख्या में बनते हैं। ये 2 मेन कारण हैं, श्रृंखलन और चतुसंयोजकता। अगला भाग है, प्रोपेनॉन का सूत्र बताइए। प्रोपेनॉन कीटोन होता है और प्रोप है, जैसे प्रोप यानी कि इसमें 3 कार्बन है, इसलिए हम 3 कार्बन हमने ऐसे लिख लिए हैं। 3 कार्बन CH3C, CH3 और नॉन लगा है। नॉन का मतलब है कि इसे कीटोन है, और कीटोन का प्रकार्यात्मक समूह होता है C द्विआबंध O, इसलिए इसका फार्मूला हो जाएगा CH3C द्विआबंध O CH3। अब इसके बाद हमारा सेक्शन C जीव विज्ञान स्टार्ट हो गया है। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंसुलिन स्रावित करता है? 4 ऑप्शन दे रखी हैं, अवटु ग्रंथि, परावटु ग्रंथि, अग्नाशय, थाइमस ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर है अग्नाशय। अवटु ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, थाइमस से थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है, परावटु ग्रंथि से पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित होता है। तो इसका इंसुलिन वाला है अग्नाशय, C ऑप्शन है ठीक जवाब है। इसके बाद है
क्वेश्चन है, पादप दो भिन्न प्रकार की गतियाँ दर्शाते हैं। एक वृद्धि पर आश्रित है और दूसरी वृद्धि मुक्त है। पादपों में इनका उदाहरण देकर वर्णन कीजिए। जो पहली गति है वो है वृद्धि पर आश्रित। वृद्धि पर जो पहली हमारी गति है, इसमें थोड़ा प्रिंटिंग में गलती हो गई है। ये शुरू वाला जो है हमारा वृद्धि मुक्त है। इसमें वृद्धि मुक्त में छुई मुई पौधे की गति आएगी, यानी कि जब हम छुई मुई पौधे को छूते हैं तो ये गति पौधे में गति होती है, इसलिए इसमें कोई वृद्धि नहीं होती, इसलिए वृद्धि से मुक्त गति है। पौधों में न तो पेशी ऊतक होता है और न ही तंत्रिका तंत्र होता है, फिर भी जो सूचनाओं का संचार है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में हो जाता है। जब हम छुई मुई के पौधे को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो ये इसका संसूचन कर लेता है, यानी इसको पता चल जाता है कि छुआ गया है, और इसकी अनुक्रिया में ये पत्तियाँ इसकी मुरझा जाती हैं। पादप सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाने के लिए वैद्युत रसायन का भी प्रयोग करते हैं। पादप जल की मात्रा में परिवर्तन करके भी कोशिका की आकृति में परिवर्तन कर लेते हैं, जिससे फूलने और सिकुड़ने में से उनका आकार बदल जाता है। तो इस तरह से ये वृद्धि मुक्त गतियाँ हैं पौधे की, जो छुई मुई पौधे का उदाहरण है। दूसरा है वृद्धि पर आश्रित गति, यानी ये पौधे की ऐसी गति है जिसमें वृद्धि होती है। इसमें पादप एक निश्चित दिशा में गति करता है। जिस तरफ उसको उद्दीपन प्राप्त होता है, उस उद्दीपन के प्रति पौधा अपनी अनुक्रिया करता है। उदाहरण दे रखे हैं, जैसे प्रकाशानुवर्तन, यानी इन गतियों को अनुवर्तन कहते हैं। प्रकाशानुवर्तन है, इसमें पौधे का पर्व है, वो प्रकाश की ओर गति करता है, तो उसको प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। गुरुत्व में जैसे पौधे की जड़ें हैं वो पृथ्वी की तरफ गति करती हैं, तो गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। और रसायनानुवर्तन भी होता है कि वो रसायनों की तरफ, जैसे परागकण है उसमें रसायनों की तरफ गति करते हैं, तो ये रसायनानुवर्तन होता है। जलानुवर्तन है, पानी की तरफ, जैसे जड़ की पानी की तरफ गति होती है। तो ये सारी गतियाँ जो है वृद्धि पर डिपेंड करती हैं। जैसा जैसा उनको उद्दीपन प्राप्त होता है, पादप का वह भाग उस तरह की गति दिखाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? इसका आंसर है, मेंडल ने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किए थे, प्रयोग किए थे। उसमें उसने प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के बारे में बताया था। यहाँ लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, इसके लिए उन्होंने इसका अध्ययन करने के लिए मेंडल ने मटर के दो विकल्पी जोड़ों का संकरण कराया। उसने गोल और हरे, गोल जो है लक्षण जो है प्रभावी लक्षण है, हरा जो है वो अप्रभावी लक्षण है, झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण है, और पीले बीज जो हैं वो प्रभावी लक्षण है। तो ये दो लक्षण उन्होंने लिए, गोल और हरे बीज तथा झुर्रीदार और पीले बीज, इनके बीच उन्होंने संकरण कराया। संकरण कराने पर F1 संतति में सभी जो हैं गोल और पीले बीज वाले पौधे उत्पन्न हुए।
गोल और पीले बीज दोनों ही प्रभावी लक्षण हैं, इसलिए F1 संतति में ये अपना प्रदर्शन कर पाए, एक्सप्रेशन कर पाए। फिर उन्होंने F1 संतति वाले गोल और पीले बीज के बीच में स्वपरागण करवाया। स्वपरागण करवाने पर F2 संतति में कुछ पौधे गोल और पीले थे, कुछ पौधे झुर्रीदार और पीले बीजों वाले थे, कुछ पौधों में गोल और हरे बीज थे, कुछ पौधे झुर्रीदार और हरे बीजों वाले थे। इन सब का जो अनुपात था 9:3:3:1 में ये पौधे प्राप्त हुए। F2 पीढ़ी में नए संयोजन देखने को मिले, इसलिए इससे पता चलता है कि जो गोल और झुर्रीदार लक्षण हैं, पीले और हरे लक्षण जो हमने 2 लक्षण लिए हैं, ये स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, ना ही एक दूसरे पर ये लक्षण असर डालते हैं। इसके लिए हम ये चेकर बोर्ड से समझा भी सकते हैं। जैसे गोल हरे बीज RR, छोटा YY गोल के लिए राउंड है, गोल बड़ा R ले लिया। हरे बीज के लिए छोटे Y से दिखाया गया है। झुर्रीदार के लिए छोटे R हैं, पीले बीज के लिए दोनों बड़े Y हैं। इनसे युग्मक बन गए RY, बड़ा R छोटा Y और छोटा R और बड़ा Y। इनका संकरण हो गया, F1 संतति हमारी आ गई। R, बड़ा R, छोटा R, बड़ा Y, छोटा Y, यानी गोल और पीले बीज, राउंड येलो। फिर इनका स्वपरागण करवाया, F1 संतति का स्वपरागण कराया। स्वपरागण करवाने पर हमारे जो संतति F2 संतति आई, उसमें गोल पीले बीज का रेशो 9, गोल हरे बीज का 3, झुर्रीदार पीले बीज 3 और झुर्रीदार हरे बीज 1, इनका ये अनुपात आया। इससे पता चला कि जो लक्षण है वो स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की समन्वित वृद्धि में हार्मोन किस प्रकार सहायता करते हैं? इसके आंसर के लिए हमें अपने मानव शरीर में पाए जाने वाले सभी हार्मोनों के बारे में बताना है। जैसे आउटू ग्रंथि है, आउटू ग्रंथि में से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। जैसे हम कल वाली वीडियो में बताया था कि आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए ज़रूरी है। थायरोक्सिन हार्मोन के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है, ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन बनाया जा सके, ताकि वृद्धि में कोई भी समस्या ना आए। पीयूष ग्रंथि है, इससे वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन अगर बाल्यकाल में, बचपन में कम मात्रा में स्रावित होता है तो बच्चा बौना रह जाता है। अगर ये ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो जाता है तो बच्चा ज़्यादा लंबाई ले लेता है और ज़्यादा लंबा हो जाता है। इस तरह से ये वृद्धि पर असर डालता है। तीसरा हार्मोन है किशोरावस्था। किशोरावस्था में नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन होता है, जो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों का नियंत्रण भी करता है। लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना, लड़कियों में स्तन का विकास होना, इस तरह के इन परिवर्तनों में ये हार्मोन
सहायता करते हैं और नर में शुक्राणु का निर्माण और मादा में अंडे का निर्माण करते हैं। हम इसमें एक और हार्मोन भी कर सकते हैं। अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और वह हमारे रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होगा तो मधुमेह रोग हो जाता है। इसलिए ये सभी हार्मोन मिलकर हमारे मनुष्य शरीर की वृद्धि में सहायता करते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, अगर मस्तिष्क के कार्य बताइए। अगर मस्तिष्क वाला क्वेश्चन कल वाली वीडियो में भी है। उसमें ये मुख्य सोचने वाला भाग होता है। अगर मस्तिष्क मुख्य सोचने वाला भाग होता है, इसमें विभिन्न ग्राही से यानी अलग अलग ग्राही अंगों से सूचनाएं आती हैं और सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जैसे सुनने, देखने, सूंघने, पेट भर गया है, या बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। और इसमें साहचर्य के क्षेत्र भी होते हैं जहाँ पर संवेदी सूचनाएं आती हैं, अन्य ग्राही अंगों से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं और मस्तिष्क में जो पहले से ही सूचना होती है उनका विश्लेषण किया जाता है और यहाँ एक विश्लेषण किया जाता है और अर्थ निकाला जाता है और इसके बाद एक निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रिया और सूचनाएं प्रेरक तक कैसे पहुँचाएँ, प्रेरक अंग तक कैसे पहुँचाएँ, ताकि वो अंग अपना कार्रवाई कर सके। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है कि हमारे टांग की जो ऐच्छिक पेशी है वो ये अगर मस्तिष्क कैसे नियंत्रित करता है। तो आज का हमारा 2016 का पेपर सेट ए सॉल्व हो चुका है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब, नए हो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और आप इन वीडियो को देखकर आने वाली परीक्षा में, प्री बोर्ड में और मार्च 2026 में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो मेहनत करिए, रिवीजन करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।